इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो नेशनल असेंबली की तरह होता है। जैसे नेशनल असेंबली काम कर रही होती है, वैसे ही यूथ पार्लियामेंट काम कर रही होती है। लाइक जैसे वहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा चेयरमैन होता है। अगर प्रोविंस की बात करें, प्रोविंस में हमारा जो है वज़ीर आला होता है, तो यहाँ जी। पे प्रेज़िडेंट होता है। हुँ। जितनी आपकी गवर्नमेंट बॉडीज़ के मिनिस्टर्स होते हैं, उतनी हमारे सेक्रेटरीज़ होते हैं। लाहौर में मैंने देखा है, उन एमओयूज़ की कोई वैल्यू-शैल्यू नहीं होती है। वो जस्ट दिखाने के लिए होते हैं। आज मैं आपको सच्ची दिल से बात बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रामन ज़रा है। तो आज हम एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, सर इमरान। तो वो जो है पार्लियामेंट पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। तो बाकी इंट्रोडक्शन हम लोग उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियान कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक। काइंडली अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें ऑडियंस को। रियान फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका थैंक यू। और आप एक कम एज में जो है ना इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आई जी, रियली एप्रिशिएट। और दूसरा थैंक जो यू। आप इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मेरा नाम इमरान अहमद है। और मैंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद फिर अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट किया। फर्स्ट जॉब जो है वो एज़ अ लेक्चर की यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में, क्योंकि मैं उकाड़ा से हूँ। जी, और तकरीबन वहाँ पे कोई 2.5 साल पढ़ाने के बाद मैंने सोचा कि यार वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो लाहौर जाना चाहिए। वो कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा वो इस तरह से एक बना हुआ है कि वो जमिया ही नहीं। तो फिर लाहौर आ गए। लाहौर में फिर डिफरेंट जॉब्स की, और डिफरेंट जॉब्स के साथ साथ अभी जो मैं एक तो पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ यूथ पार्लियामेंट का, उसमें हम यूथ के लिए काम कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ वेब एक्सेल एक इदारा है, जो कि अली बाबा के ग्लोबल चैनल पार्टनर, मैं उनके साथ मुंसलिक हूँ। जी। और इस तरह से मल्टीपल जो है प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर फिर काम कर रहे हैं। तो यूथ पार्लियामेंट का मेन मतलब विजन क्या है? आपने बताया यूथ पार्लियामेंट पंजाब के आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप यूथ पार्लियामेंट के अंदर क्या करते हैं? आपका क्या रोल है और यूथ पार्लियामेंट का मेन विजन क्या है? अच्छा, अरे जो यूथ पार्लियामेंट है बेसिकली यूथ की ऑर्गेनाइजेशन है, जो पिछले 20 साल से काम कर रही है। और इसका जो विजन है और मिशन है कि यूथ को एम्पावर करना है, उनको एजुकेट करना है। वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है, वो उनकी कैरियर काउंसलिंग हो सकती है, वो उनकी सेल्फ डेवलपमेंट हो सकती है, उनकी कम्युनिकेशंस पे बात जो है हो सकती है, या फिर उनको कहीं पे जॉब प्लेसमेंट हो सकती है। तो डिफरेंट जो है वो वे हैं। हम जो है पूरे पंजाब में काम कर रहे होते हैं। वैसे तो यूथ पार्लियामेंट जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान में काम कर रही है। जी, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो नेशनल असेंबली की तरह होता है। जैसे नेशनल असेंबली काम कर रही होती है, वैसे ही यूथ पार्लियामेंट काम कर रही होती है। लाइक जैसे वहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा चेयरमैन होता है। अगर प्रोविंस की बात करें, प्रोविंस में हमारा जो है वज़ीर आला होता है, तो यहाँ जी। पे प्रेज़िडेंट होता है। हुँ, जितनी आपकी गवर्नमेंट बॉडीज़ के मिनिस्टर्स होते हैं, उतने हमारे सेक्रेटरीज़ होते हैं। तो यहाँ पे जब बच्चा हमारे पास आता है, वो पॉलिटिकली भी और उसके अलावा हर वे में वो ग्रो कर रहा होता है। जी, हम उसको लीडर बनाते हैं। अब एक बच्चा हमारे पास आता है, उसको बात करना ही नहीं आता, वो स्टेज पे जाता है और उससे वो बात ही नहीं होती। लेकिन यूथ पार्लियामेंट उसको प्लेटफ़ॉर्म देता है कि भई आप आएँ, आप बात करें, आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँ। और दूसरा उसके साथ-साथ आप यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी जो वॉइसेज़ हम रेज़ कर रहे होते हैं, उसमें एक है कि मेड इन पाकिस्तान। आपने बहुत देखा होगा फेसबुक जी, के जी। ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मेड इन पाकिस्तान, वो बेसिकली मूवमेंट भी हमारी है। इससे अलावा हमने पिछले दिनों एक और मूवमेंट चलाई कि उम्मीद ज़िंदा है तो पाकिस्तान ज़िंदा है। हुँ, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, हर बंदा जो है वो नाउम्मीदी की तरफ जा रहा है और बिल्कुल। वही पाकिस्तान छोड़ने की बात कर रहा है। तो हमने वो लॉन्च की कि भई अभी उम्मीद है, आप यहीं पे रहें। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जी। ऑलमोस्ट 40 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं, और हर साल हम इवेंट्स करते हैं। तो बेसिकली यूथ पार्लियामेंट का इन सिंपल विजन यही है कि यूथ को एम्पावर करना है, वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है। जी माशाल्लाह। तो आपका मतलब यूथ पार्लियामेंट का जो प्रेसिडेंट बनने से पहले आपने किस तरह अपनी जर्नी शुरू की एंड आप किस तरह ये आईटी की फील्ड के अंदर आए? और आपने बताया कि आप पीआर और डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में भी काम कर रहे हैं। तो आप उसमें किस तरह गए? अच्छा, ये जो यूथ पार्लियामेंट का पहले बताता हूँ। बस लाहौर में आपको पता है बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मेरा भी था कि चलें, कुछ यहाँ पे दोस्त नहीं थे और कोई जानने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा कि यार डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं, सेशंस होते हैं, तो फिर मैंने उनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। जब उनको ज्वाइन करना शुरू किया तो वहाँ पे कुछ दोस्तियाँ भी हो गई। जैसे हमारी भी एक इवेंट पे मुलाकात हुई, इस तरह से और दोस्तों के साथ भी इवेंट्स पे मुलाकात हुई थी। तो तब मुझे हुआ कि यार जो है ना कुछ सोशल एक्टिव होना चाहिए। जी, जब आप सोशल एक्टिविटी होते हैं तो एक तो आपकी पीआर भी बढ़ जाती है, आपके अच्छे लिंक्स बन जाते हैं। अच्छे लिंक्स बन जाते हैं तो फिर आपका चाहे वो बिज़नेस हो या फिर चाहे वैसे हो, कुछ भी वो सारी चीज़ें ग्रो करना शुरू कर देती हैं। और दूसरा फिर यूथ पार्लियामेंट की तरफ मैं इसलिए आया क्योंकि मैं एक ने एक प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करना था, जी, सोशल एक्टिविटीज़ करनी थी, और एक अंदर एक पैशन था कि यूथ के लिए कुछ करना है, तो मुझे यूथ पार्लियामेंट जो है ना वो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म लगा।
और इसका मुझे एक स्ट्रक्चर और भी अच्छा लगा कि मैं जब बाकी ऑर्गेनाइजेशन को देखता हूँ तो वहाँ पे कोई पूरा स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो एक दफ़ा प्रेसिडेंट होता है वो बस चल ही रहा होता है, 10-10 साल चल रहा होता है। जी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हर साल इलेक्शंस होते हैं, हर साल नया प्रेसिडेंट होता है। जो बंदा एक दफ़ा प्रेसिडेंट बन जाता है फिर वो दोबारा नहीं बनता, ठीक है? फिर एक नया आता है, नई कैबिनेट आती है, वो काम कर रही होती है। तो मुझे इनका ये स्ट्रक्चर अच्छा लगा तो फिर मैं इस तरफ आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रेसिडेंट भी हूँ तो हम फिर यूथ के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि पीआर की तरफ जैसे मैंने बताया लोगों से मिलना और था कि लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती हो, इस वजह से फिर मैंने उसको चूज़ कर लिया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक लिंक्स बनते गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काम कर रहे हैं। और आईटी की फ़ील्ड में क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सीएस का है, कंप्यूटर साइंस का है, मेरी डिग्री उसमें है, जी। सो इसलिए फिर उसी को साथ-साथ लेके चल रहे हैं और फिर जॉब भी उसी में चल रही है। तो मतलब आपने पहले आईटी से शुरू किया था या यूथ पार्लियामेंट के बाद आपने आईटी में गए थे? नहीं, यूथ पार्लियामेंट तो मैंने अभी जॉइन किया ना, वो जी। तो एक सेपरेट है, मतलब मेरी जो जॉब है वो आईटी की फ़ील्ड में है, डिग्री भी आईटी की फ़ील्ड में है। यूथ पार्लियामेंट को मुझे जॉइन किए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए और इससे पहले मैं यूथ पार्लियामेंट में नहीं था जी। और यूथ पार्लियामेंट जॉइन किया, एज़ अ मेंबर काम किया, एज़ अ मेंबर काम करने के बाद अभी 2024 में मैंने इलेक्शन में जो हिस्सा लिया और फिर वो इलेक्शन मैंने जीता और अब मैं फिर यूथ पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट हूँ। अब हमारे पंजाब में ऑलमोस्ट कोई 400-500 मेंबर्स हैं जो कि यूथ के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे माशाल्लाह। हर सिटी में हैं, हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं और फिर डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर फिर काम कर रहे होते हैं। तो आपने बताया कि जो है वो यूथ पार्लियामेंट करियर काउंसलिंग के ऊपर भी काम कर रहा है। तो आप खुद भी करियर काउंसलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप किस तरह यूथ को हेल्प कर रहे हैं करियर काउंसलिंग के थ्रू? अच्छा, इसमें ऐसा है कि जब हमारे पास बच्चा आता है, वो कहता है जी मैंने मेंबर बनना है और जब वो फॉर्म फिल कर लेता है तो फिर हम उसका एक इंटरव्यू करते हैं और हम उससे पूछते हैं कि भई आप क्यों जॉइन करना चाह रहे हो? आपका क्या इंटरेस्ट है? आप किस फील्ड में आना चाहते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है जी मेरा इंटरेस्ट है हेल्थ में जाने का, तो फिर जो हमारी हेल्थ की फील्ड होती है या हमारी जो हेल्थ काउंसिल उसको मैं उसी में लेके आते हैं। फिर उसको गाइड करते हैं कि आपने इसमें खुद को कैसे एक्सेल करना है, इसमें कैसे काम करना है और फिर इसमें यूथ के लिए कैसे काम करना है। और इसी तरह से हम उनको गाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है, उसका कोई सीवी का इश्यू है और वो चाहता है कि उसको कोई गाइडलाइन चाहिए या वो एफएससी के बाद वो हमारे पास आ रहा है, तो हम उसको फिर गाइडलाइन देते हैं। उसकी करियर काउंसलिंग करते हैं कि आपके लिए ये फ़ील्ड जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आप ये चूज़ करो और फिर आपका इसमें जो है वो एक अच्छा आपका आगे करियर प्लान भी बन सकता है और आप इसमें ग्रो कर सकते हो। तो जैसे जी। मैंने बताया कि हम डिफरेंट फ़ील्ड में बच्चों को पॉलिश कर रहे होते हैं। जब वो आता है उसको कुछ नहीं पता होता, जब वो यूथ पार्लियामेंट छोड़ के जाता है और वो एक हीरा बन रहा होता है और आपने टीवी के ऊपर बहुत सारी डिबेट कंपटीशन भी देखे होंगे और उसके साथ आपने बहुत ज़्यादा ये जो होते हैं क्विज़ कंपटीशन भी देखे होंगे। वो मोस्टली जो है वो यूथ पार्लियामेंट के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जी। अगर आप यूट्यूब पे देखें जो डिबेट कंपटीशन हो रहे होते हैं या मुबाइसे हो रहे होते हैं, वो सारे यूथ पार्लियामेंट के ही हो रहे होते हैं। तो हम डिफरेंट वेज़ में बच्चे को पॉलिश कर रहे होते हैं, ना कि सिर्फ़ करियर काउंसलिंग में। हम उसके अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ हैं वो उनको निखार रहे होते हैं, वो फिर वो उसको ऑलरेडी उसके पास एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उसको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है। जब उसको प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, तो फिर उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देता है और वो फिर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर देता है। आता तो वो एक मेंबर है, मेंबर के बाद फिर वो हर साल जब इलेक्शन होता है, तो फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकता है और उसकी फिर अगर वोट उसको मिलते हैं, तो फिर वो अपर पोज़ीशन के ऊपर भी आ सकता है। जी माशाल्लाह। तो ये आप किस तरह जो है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को न्यू बिज़नेसमैन के साथ कनेक्ट करवाते हैं? एज़ अ ब्रिज के तौर पे किस तरह आप काम कर रहे हैं? अच्छा, जो हमारे इवेंट्स हो रहे होते हैं डिफरेंट, उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट फ़ील्ड्स के लोग आ रहे होते हैं। उसमें इंडस्ट्री के लोग भी आ रहे होते हैं और इसके अलावा बाकी डिफरेंट फ़ील्ड्स के लोग आ रहे होते हैं। तो जब इवेंट हो रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली फॉर एग्ज़ाम्पल इस इवेंट में डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ कोई इंजीनियर है, इंजीनियर के साथ जो है कोई और स्पेशलिस्ट है। तो ये जो आपस में जब वहाँ पे बैठते हैं, बात गपशप होती है, तो आपस में उनका कोई ना कोई एक लिंक बन जाता है। जब एक लिंक बन जाता है, तो लेटर ऑन कहीं न कहीं पे वो आपस में कोई बिज़नेस शुरू कर लेते हैं या फिर कोई ना कोई वो ऐसा एडवेंचर शुरू कर लेते हैं जिससे उनको दोनों को फ़ायदा होता है। तो हम जो है एक ब्रिज बनते हैं दोनों के दरमियान, इंडस्ट्री के दरमियान। जो इवेंट्स हो रहे होते हैं हम जैसे अभी हमारा एक इवेंट आने वाला है कमिंग मंथ में, वो भी बेसिकली नेटवर्किंग के ऊपर ही है कि डिफरेंट फ़ील्ड्स को लाके आप कनेक्ट करें, कनेक्ट करने के बाद कोई आप इनोवेशन करें, जी। ठीक है? तो उसमें भी हमने यही काम ही करना है कि इंडस्ट्री के लोगों को और जो दूसरे लोग हैं उनको आपस में बैठाना है कि आप देख जैसे मैं एक मिसाल इसमें देता हूँ कि एक बंदा है, अगर हम ये सब लोगों को कनेक्ट नहीं करें, एक बंदा दूध बेच रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल जी। और उसके पास एक बंदा और बैठा होता है, वो उसको कहता है कि आप इसकी पैकेजिंग करके इसको सेल आउट करें। अब वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं इसको कैसे करूँ?
साथ एक बंदा बैठा होता है कि वो कहता है जी मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, आप इसको काम को स्टार्ट करें। तो इस तरह से जब इवेंट्स हो रहे होते हैं उसमें जो बाकी इंडस्ट्री के लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, तो कोई ना कोई इनोवेशन हो जाती है और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो मतलब आप जो है वो ब्रिजिंग का काम करते हैं ये न्यू बिजनेसमैन और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बीच में? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया ना कि इवेंट्स बात हो जाए, वैसे कोई भी हमारे पास सेपरेट आ जाता है तो उसको भी हम जो न्यू बिज़नेसमैन है फिर उनको इंडस्ट्री के साथ लिंक करवा देते हैं और उनका आपस में पैचअप हो जाता है और फिर कोई ना कोई इनोवेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर जी। वहाँ पे नहीं होता तो इवेंट्स में हो जाती है, नेटवर्किंग हो जाती है और फिर वो इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर तो उनकी इंटरेस्ट आपस में सेम मिलते हैं या वो चाहते हैं कि हम कोई ना कोई बिज़नेस आपस में स्टार्ट करें, वो ऑलरेडी हो जाता है। हमारा फिर उसमें कोई इतना ज़्यादा आगे किरदार नहीं रहता। हमारा काम ये होता है कि लोगों को एक टेबल पे बिठा देना। राइट? कोई इवेंट हो रहा है, वहाँ पे एक उनको स्पेस देना कि भई आप लोग बैठे, गपशप करें, अपने नंबर एक्सचेंज करें, चाहे वो न्यू बिज़नेस वाला है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जब वो आपस में बैठते हैं, तो कोई ना कोई वो एडवेंचर कर ही लेते हैं और कुछ ना कुछ वो स्टार्ट कर लेते हैं। राइट। तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करते हैं मतलब ये एमओयूज डिफरेंट करवाने में? मतलब आप अभी एक और कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं, तो उसके बीच में जो एमओयूज होते हैं वो आप अरेंज करवाने में आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या फेस करना पड़ रहा है? अच्छा रेहान, सच्ची बात बताऊँ तो यहाँ पे जो एमओयू चल रहे होते हैं ना, लाहौर में मैंने देखा है, उन एमओयूज़ की कोई वैल्यू-शैल्यू नहीं होती है। वो जस्ट दिखाने के लिए होते हैं। आज मैं आपको सच्ची दिल से बात बता रहा हूँ। जी। इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वो पेपर होता है कि बस तस्वीरें खींच ली और उसको लगा दिया है। और वैसे एमओयू जो होता है उसका पर्पज़ तो यही होता है कि दोनों इंडस्ट्री जो हैं जो आपस में एक एमओयू कर रही हैं, वो मिल के काम करेंगी, ये नहीं कि एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगी। जैसे अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको कहता हूँ जी हम एक एमओयू कर लेते हैं, आप जो है वो मेरी कॉन्फ्रेंस पे आएँ, वहाँ पे आप अपना सेटअप लगाएँ, आप वहाँ पे लोगों को जो है वो लोगों की रिकॉर्डिंग करें। तो एक जी। तो ये कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोटो सेशन होता है और इसमें कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं आता है। आपको जिसके साथ भी एमओयू करना होता है, हम फिर उसको कॉल मैसेज करके उससे टाइम लेके चले जाते हैं। फिर कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, दोनों बिज़नेस के दरमियान के जो है हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। जब वो चीज़ें और कंडीशंस डिफ़ाइन हो जाती हैं, दोनों पार्टीज़, दोनों कंपनीज़ एग्री कर लेती हैं, तो फिर आपका एक एमओयू हो जाता है, फिर आप उसको साइन कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, काम नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ तस्वीरें खींची जाती हैं और फिर उनको सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे लगाया जाता है। शो ऐसे ही होता है कि दोनों कंपनीज़ आपस में काम कर रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ़ फ़ोटो सेशन कर रहे होते हैं। मतलब आप कहते हैं कि एमओयूज का इतना मतलब जो है वो पाकिस्तान के अंदर वैल्यू नहीं है? नहीं, वैल्यू तो है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम आजकल लाहौर में देख रहे हैं ना, कि हर बंदा एमओयू कर रहा है दूसरी कंपनी के साथ, वो फ़ायदा नहीं ले रहे एक-दूसरे से, वो एक फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। फ़ायदा तो बहुत है ना, देखिए 2 कंपनीज़ आपस में एमओयू कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब आईटी से रिलेटेड हूँ, आप जो है कोई मीडिया की सर्विस देते हो, तो हम आपस में एमओयू कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, तो मैं आपको रेफ़र करूँ, अगर आपके पास कोई आता है, तो आप मुझे रेफ़र कीजिए। यानी कि आप एमओयू का मतलब क्या होता है कि मिल-जुल के काम करना। दोनों पार्टीज़ आपस में मिल-जुल के काम करें। बाकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है, वो काम-कुम कोई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोटो सेशन कर रहा है। बट जी। जो एमओयू है उसका फ़ायदा भी है और उसके बेनिफिट्स भी हैं अगर आप लेना चाहें तो। अगर आप नहीं लेना चाहें तो फिर आप फ़ोटो सेशन करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं चल रहा फ़ोटो सेशन वाला, मैं ये बात कर रहा हूँ। जी, तो यूथ पार्लियामेंट किस तरह यूथ को एक चांस देता है इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट्स तक पहुँचने का? अच्छा, हमारे इसमें ना डिफरेंट प्रोग्राम हैं। पहले तो मैं बात करूँ तो लोकल में हम कैसे चांस देते हैं। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बच्चों के लिए कोई ना कोई सेशन प्लान करते हैं और सेशन प्लान करने के बाद हम डिफरेंट जो है लीडर्स हैं या ट्रेनर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं और वो बच्चों को गाइड करते हैं। फिर हम एक-एक बच्चे को मौका देते हैं कि भई आप आएँ, डाइस पे बात करें और डाइस पे बात करने का आप ताकि आपकी ये स्किल भी पॉलिश हो। आपको बात करना है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट तक कैसे उनको रसाई होती है। अभी आप ये देखिए कि आप हमारे जो यूथ पार्लियामेंट है वो 50 प्लस कंट्रीज़ में जो है हमारे जो यूथ के मेंबर्स हैं, यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर चुके हैं। अब वो रिप्रेज़ेंटेशन जो है वो डिफरेंट इवेंट्स में कर चुके हैं, डिफरेंट जो है वो लीडर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे कर रहे हैं। तो हम बेसिकली हमारा ज़्यादा काम इवेंट्स के थ्रू चल रहा होता है। जहाँ पे भी पाकिस्तान या फिर आउट ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे कोई इवेंट चल रहे होते हैं, तो हमारे अगर तो उस कंट्री में हमारे यूथ के मेंबर्स हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करते हैं। अगर नहीं है, तो फिर यहाँ से स्पेशली चले जाते हैं और उसके साथ-साथ ग्लोबल मार्केट तक हमने यूथ पार्लियामेंट के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया यूथ पार्लियामेंट ई-कॉमर्स प्रोग्राम और जिसमें जी। हम उनको स्किल के ऊपर भी लेके आते हैं
और जब वो स्किल ले लेते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिक ग्लोबल मार्केट तक उनकी रसाई हो जाती है। यानी कोई ना कोई अपना ब्रांड बना लेता है, कोई ना कोई वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस देना शुरू कर देता है। इस तरह रेहान हमारे ऑलमोस्ट 50 प्लस जो है ना वो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, गाहे-बगाहे। हमारी कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंस हैं, जो कि हम हर साल कर रहे होते हैं। कुछ हमारे ऐसे इवेंट्स हैं, कुछ हमारे ऐसे सेशंस हैं, जो कि हम हर साल कर रहे होते हैं और फिर लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और हम फिर लोगों को गाइड कर रहे हैं। जी, माशाल्लाह। तो आपने बताया कि आप यूथ पार्लियामेंट जो है वो यूथ को मौका देता है ये डाइस के ऊपर इस तरह आके बात करने जी। का और अपने ख़यालात को एक्सप्रेस करने का। हुँ, हुँ। तो अगर कोई मैं आना चाहता हूँ या कोई भी मतलब व्यूअर्स में से आना चाहता है, तो वो किस तरह जॉइन कर सकते हैं? क्या ये कोई स्पेशल सेशंस होते हैं या इससे पहले कोई बुकिंग वगैरह करवानी होती है? अच्छा, बिल्कुल रेहान, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, ये बेसिकली तो हम उनके लिए करवा रहे होते हैं। इसका थोड़ा-सा मेथड ये होता है कि जैसे ये पिछले दिनों 9 नवंबर गुज़रा, जी। जब वो एक एक्टिविटी आई, तो उसके ऊपर हमने अपने मेंबर्स को कहा कि आप कोई भी 5 मिनट की एक स्पीच बना लीजिए और आप उसको जो है अच्छे से याद कर लीजिए। वो बच्चे, हमें पता होता है कि ये बच्चा तो हर दफ़ा स्टेज पे आता है और ये वाले बच्चे जो है ना बिल्कुल शाय फ़ील करते हैं। तो फिर हम एक सेशन रख देते हैं। सेशन रखने के बाद जितने बच्चे हमारे मेंबर्स आ रहे होते हैं, हम कहते हैं कि भाई आपने आना है, आके 5 मिनट बात करनी है, आप जो मर्ज़ी बोलें। इकबाल डे था, जैसे आपने कहा जी आप जो मर्ज़ी बोलें। तो फिर बच्चों को कोई अगर पोएट्री आती थी इकबाल डे के हवाले से, उनको कोई और शेर याद याद था, तो फिर वो आके बोलते हैं। इस तरह से उनकी स्किल पॉलिश होती है। दूसरी बात आपने की कि कोई आप या दूसरी व्यूअर, जी वो भी कर सकते हैं। हमारी जितनी भी इस तरह के सेशंस हो रहे होते हैं, वो हमारा जो यूथ पार्लियामेंट पंजाब का पेज है, उसके ऊपर हम पोस्ट कर रहे होते हैं। तो आपके अगर व्यूअर्स में से कोई आना चाहे, तो डिफरेंट सेशन हो रहे होते हैं, हम उसको अनाउंस करते हैं 10-15 दिन पहले कि जी। आप इसको ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा हम एक इवेंट करते हैं जिसका नाम है ओपन माइक, और अभी जी। कमिंग डेज़ में हमारा वो भी आने वाला है। उसमें हमारे पास फिर जितने भी लोग आए होते हैं, ऑडियंस में बैठे होते हैं, हम उनको भी चांस देते हैं कि अगर आप में से कोई बात करना चाहता है, तो आएँ आप, आपके अंदर कोई भी स्किल है, आप कुछ भी आपको आता है, तो आप यहाँ पे आके एक्सप्रेस करें। मोस्टली तो हमारे मेंबर्स के लिए होता है, ठीक है? और अगर आपकी व्यूअर में से भी कोई आना चाहे, तो जैसे ही हम अनाउंस करें, वो हमारे नंबर जो वहाँ पे दिया होता है, वहाँ पे राब्ता करके वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी ज्वाइन करें हमें। मैं तो आपको पॉडकास्ट में ही कहूँगा कि आप यूथ पार्लियामेंट के मेंबर भी बनें। और जी, बिकॉज़ आप थैंक यू। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं और यूथ के लिए जो है आप अच्छे-अच्छे गेस्ट को लेके आते हैं, उनको ये भी बड़ा काम है कि उनकी जो इंटरव्यूज़ करते हैं, तो आप ज़रूर जॉइन कीजिए हमें यूथ पार्लियामेंट को। जी, थैंक यू वेरी मच। तो आप ये बता दें कि यूथ पार्लियामेंट को जॉइन करने का क्या मतलब वो प्रोसेस होता है? अच्छा, क्या प्रोसेस होता है? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। हमारी वेबसाइट पे जाके यूथ पार्लियामेंट की वहाँ पे एक फॉर्म होगा, वो सिंपल सा फॉर्म फिल करना होता है। या अगर आप हमारा फेसबुक पेज विज़िट कर लें यूथ पार्लियामेंट का, तो वहाँ पे भी लिंक दिया होगा, आप उसको सिंपल फिल करें। फिल करने के बाद हमारी जो टीम है यूथ पार्लियामेंट की, फिर वो आपसे राब्ता करती है। जी। राब्ता करने के बाद आपका एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है। आपसे पूछा जाता है कि आप क्यों जॉइन करना चाह रहे हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है? जॉइन करने के बाद फिर आप ऑफ़िशियली जो है वो यूथ पार्लियामेंट के मेंबर हो जाते हैं। फिर आपको एक कार्ड भी मिल जाता है। कार्ड मिलने के बाद फिर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपके लिए बिल्कुल फ्री होती हैं, सेशन फ्री होते हैं, इवेंट्स फ्री होते हैं, आपके लिए फिर ओथ टेकिंग सेरेमनीज़ होती हैं, जो कि हमारी जो है गवर्नर हाउस में हो रही होती हैं, प्रेसिडेंट हाउस में हो रही होती हैं। फिर जितने भी हमारे मीटअप्स हो रहे होते हैं, फिर आपका जिसमें इंटरेस्ट हो फिर आप उसमें काम करो, लग जाओ आराम से। जी। मतलब काफ़ी सिंपल प्रोसेस है इसका। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें इतना वो ज़्यादा नहीं है, या नंबर पे राब्ता कर लें या फॉर्म फिल कर दें। जैसे ही फॉर्म फिल करते हैं फिर हमारी टीम राब्ता कर लेती है और आप मेंबर बन जाते हैं। जी। तो आपके हिसाब से पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का क्या फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है? अच्छा, मुझे ये लगता है पर्सनली कि फ्यूचर तो हर चीज़ का ही है, ठीक जी। है? बस आपको उसके लिए एक अपनी जो है सलाहियतें, आपकी जो आपके अंदर स्किल्स हैं, उनको अच्छे अच्छे से भरपूर तरीके से लेना है और लेने के बाद आप कोई भी काम करते हैं, तो है। देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर ये समझा जाता है कि कोई बिज़नेस शुरू कर देना, वो एंटरप्रेन्योर है। वो जी। एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर हम उसको कहते हैं कि जो कोई एक नई इनोवेशन लेके आता है, कोई मसला-मसाइल है, उसका जो है वो कोई ना कोई हल लेके आता है, हम उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। हमारे यहाँ डेफ़िनेशन ही गलत है कि किसी ने कोई स्टार्टअप शुरू कर दिया तो हम कहते हैं कि एक ने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना ली तो दूसरे ने बना ली, तो हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर है। वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, तो अपना बिज़नेस कर रहा है। एंटरप्रेन्योर वो है कि जो नई कोई इनोवेशन लेके आ रहा है। तो देखिए पाकिस्तान में तो इतने ज़्यादा मसाइल हैं। अब जी। देखें लाखों जो है लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। तो इतनी ज़्यादा मसाइल हैं, तो कोई भी पर्सन है, कोई यूथ है, यंग बंदा है, वो आए, उसका कोई लेके आए जो सॉल्यूशन लेके आए, तो वो एंटरप्रेन्योर है, उसका स्कोप ही स्कोप है। और दूसरी मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान में बिज़नेस करना सबसे आसान काम है।
अगर हम इसको 200 लफ्ज़ों में देखें। बाकी ममालिक में कंपनी रजिस्टर कराना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे तो आप देखें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 10-15 हज़ार में आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। और जी, उसके साथ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे काम करना बहुत आसान है। यहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है। बाकी ममालिक में देखिए आपको जो मैन पावर है, ये जो लेबर है वो बहुत महँगी है। जी, यहाँ पे आपको जो है हमारी गवर्नमेंट ने तो ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल में कुछ 35-37 हज़ार रुपया जो एक मज़दूर की तनख्वाह रखी है। तो आप कंपनी देखें यहाँ पे बीएस करके लोग जो है ना वो 30-30 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया जॉब पे काम कर रहे होते हैं। तो सर बड़ा फ्यूचर है और एंटरप्रेन्योर का फ्यूचर है, बिज़नेस का फ्यूचर है, हर चीज़ का फ्यूचर है। जी, लेकिन मसला क्या है कि हम उस काबिल नहीं होते हैं या वो हमारी स्किल नहीं होती तो हम उसको शुरू कर देते हैं, फिर हम उसमें फ़ेल हो जाते हैं, तो फिर हम रोना रोते हैं कि इसका ये मसला है, इसका ये मसला है। हर चीज़ का फ्यूचर है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं है। बाकी हालात जो हैं, उसके ऊपर थोड़ी-सी बात कर लें, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में यही सिलसिला चल रहा है। कभी अच्छे हालात, कभी बुरे, ये तो चलता रहता है। लेकिन जब अगर आप कोई काम शुरू करते हो, तो आप उसमें लगे रहें, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी जो है, वो ज़रूर देता है। जी। तो यूथ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, उनको आप ये आईटी स्किल्स भी सिखाते हैं या आप उनकी ग्रूमिंग के अंदर क्या-क्या मतलब एडेड होता है? बिल्कुल आईटी हम हर मंथ यूथ पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, उनके लिए एक कोर्स लॉन्च करते हैं। वो डिजिटल मार्केटिंग का भी हो सकता है, वो ई-कॉमर्स से रिलेटेड हो सकता है, वो शॉपिफ़ाई से हो सकता है। फिर हम एक मैसेज सर्कुलेट कर देते हैं मेंबर के साथ कि भई हम ये करवाने जा रहे हैं। उसमें से फिर जो मेंबर्स इंटरेस्टेड होते हैं, वो जो है उसमें इनरोल हो जाते हैं। तो जी, हम कोई भी ऑनलाइन ट्रेनर जो है अपने साथ अलाइन कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे साथ अलाइन हैं, जिनके साथ हमारे एमओयूज़ हैं, जो कि हमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और उनका भी मिशन यही होता है कि हमें यूथ के लिए काम करना है। तो हम ज़रूर कोर्स लॉन्च करते हैं, 1 मंथ का, 2 मंथ का, हर दूसरे-तीसरे मंथ हम कुछ ना कुछ उनके लिए लेके आ रहे होते हैं, ताकि उनकी ये वाली जो स्किल है, वो भी पॉलिश हो और वो जॉब के साथ-साथ हमारा मेन मोटिव है कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है या जो मेंबर बना है और जब तक ये मेंबर है एटलीस्ट इसकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। वो जी। जो वैल्यू एडिशन है, वो किसी फॉर्म में भी हो सकती है। वो स्किल की फॉर्म में हो सकती है, वो पैसों की फॉर्म में हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं वो हम हर मंथ लॉन्च करते हैं। जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है वो कर लेते हैं, जिनका नहीं होता फिर वो नहीं करते। तो इसके अलावा ये सिर्फ़ मेंबर्स के लिए होता है कोर्सेज़ या ये मतलब ओवरऑल होते हैं? नहीं, 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 ये सिर्फ़ मेंबर्स के लिए होता है। जी, हम ये मेंबर ही कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा हम उसको क्योंकि ओपन नहीं करते, ओपन तो करें तो बहुत सारे लोग उसमें फिर अप्लाई करना शुरू कर दें। तो फिर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, उन्हीं में फिर हम शेयर कर देते हैं, उसमें से फिर जो इंटरेस्टेड होता है वो कर लेता है, बाकियों के लिए नहीं है। तो आपने बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी काफ़ी काम कर चुके हैं पहले और अब कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है यूथ के लिए? और यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो किस तरह डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्केल कर सकते हैं? बिल्कुल, रेहान देखें मैं ये कहता हूँ कि जो कंपनी होती है ना उसमें जो 2 लोग हैं ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक होता है मार्केटिंग वाले और दूसरे होते हैं सेल्स वाले। और अगर ये दोनों ना हो तो कंपनी जो है वो बंद हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो लीड्स नहीं आएँगी, अगर लीड्स नहीं आएँगी तो बिज़नेस नहीं आएगा। और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कोई 18 करोड़ लोग जो हैं वो स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं। जो जी, कि एक बहुत बड़ा फ़िगर है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 5 से 6 करोड़ लोग जो हैं वो फ़ेसबुक यूज़ करते हैं। इस तरह जी, से मल्टीपल जो है वो फ़िगर्स हैं हमारे पास। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है वो हर बंदे की ज़रूरत है, हर बंदा उसको यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो डेली बेसिस के ऊपर एवरेज 14 से 15 घंटे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है। और वो सारे जो उसकी टाइम कंज़्यूम कर रहा है वो सोशल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर यूज़ कर रहा है। फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम ये दूसरे हैं। बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ होता यूँ है कि अगर कोई बंदा फ़ेसबुक के ऊपर बूस्ट कर लेता है ना पोस्ट को, कोई जी, जब आपने देखा होगा पेज होता है उसके ऊपर नीचे बूस्ट का ऑप्शन आता है, वो कर लेता है, वो कहता है मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट बन रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप सीख रहे हैं तो प्रॉपर सीखें और प्रॉपर सीखने के बाद जो है अगर आप जब मार्केट में जाएँगे तो आपकी एक अच्छी वैल्यू भी होगी, आप एक अच्छा काम भी कर सकोगे। अगर आपको काम आता होगा तो फिर डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए परफेक्ट है, आपको अच्छा पे भी मिल जाएगा। अगर आपको काम नहीं आता होगा तो फिर आप कहेंगे कि उसमें आपका स्कोप नहीं है। तो मेरा यूथ के लिए भी यही मैसेज है कि अगर आपको कोई स्किल नहीं आती या फिर आप जॉबलेस भी हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, वो बड़ी आसान और जल्दी स्किल आप ले लेते हैं बाकी स्किल्स की निस्बत। और आप इसके ऊपर काम करें, को 2-4 महीने लगाएँ, फेसबुक से सीखें, किसी इंस्टीट्यूट से सीख लें, कोई मेंटर पकड़ लें जी, और आप इसको उसकी के जो है ना अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, इतना मसला नहीं है। और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है और मैं कहता हूँ कि आने वाला जो दौर है, वो है ही डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स का दौर है। और क्योंकि घर से लोग निकलना ही नहीं चाहते, वो बाहर जाना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि घर बैठे ही हर चीज़ें जो है ना वो हमारे
डोर स्टेप पे मुझे मिल जाए। तो वो जी, तभी होगा जब डिजिटल का बूम होगा या लोग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करें, और वो लोग यूज़ कर भी रहे हैं और चीज़ें बिल्कुल। आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर भी हो रही हैं। जी, उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी। तो तो आपके हिसाब से कौन-सा ऐसा ट्रेंड है मतलब जो पीआर का और मार्केटिंग का, जो हर पाकिस्तानी ब्रांड और बिज़नेस को अपनाना चाहिए, लेकिन अपनाना चाहिए? मतलब कि आपका क्वेश्चन ये कि कौन-सा ऐसा ट्रेंड है या कौन से ऐसे वेज़ हैं जिनको जो है ब्रांड्स को अपनाना चाहिए? जी, बिल्कुल। देखिए ज़्यादा तो ट्रेंड है वो जैसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कोई ना कोई आए दिन एक नया ट्रेंड आता है। वो ट्रेंड किसी फ़ॉर्म में भी आ सकता है और हमें फिर उसको थोड़ा-सा फ़ॉलो करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ, पिछले दिनों अभी लाहौर में भी आपको पता ही है वो अख्तर लावा, लाहौर का पावा, इस तरह से एक जो है। जी, तो जी। इस तरह से हमारे यहाँ देखना तो हमें गूगल ट्रेंड्स को चाहिए कि गूगल के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे जो ट्रेंड्स हैं, वो बड़े अजीब हैं। वो कभी कुछ ट्रेंड हो जाता है, कभी कोई चवल मार देता है, हमें उनको, लेकिन ब्रांड के लिए स्पेसिफिक जो गूगल होता है वो आपको बता रहा होता है कि इस वीक में कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, इस वीक में कौन से ट्रेंड चल रहे हैं। जो कंपनीज़ हैं या जो पीआर एजेंसीज़ हैं, फिर वो भी उन्हीं को ही फॉलो कर रही होती हैं। उनको फॉलो करते हुए वो अपना कंटेंट भी बना रहे होते हैं। जी, देखिए, जब ट्रेंड में आप अपना कंटेंट बनाते हो, जैसे अभी वीपीएन की बात चल रही है कि वीपीएन ब्लॉक होने जा रहा है, फायरवॉल की बात हो रही है। जब आप इसके ऊपर बात करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक वीडियोज़ हैं, चाहे आपका कंटेंट है वो वायरल हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप जी, ट्रेंड को फॉलो करते हैं, चाहे कोई ब्रांड है, आप देखिए मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अरशद नदीम जब वो जो है गोल्ड मेडल लेके आया था, तो उसको हर बंदे ने फीचर किया। हालाँकि उसका किसी के साथ ताल्लुक ही नहीं था। उसको नस्वार वाले ने भी उसकी तस्वीर लगाना शुरू कर दी नस्वार के ऊपर। उसको जो है एक रेहड़ी वाला था, उसने भी लगाना अपने बिज़नेस में उसको शुरू कर दिया। उसका लेकिन वजह क्या थी कि वो एक ट्रेंड में था। जब वो ट्रेंड में था तो उसको हर बंदे ने फीचर करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो जो गूगल के ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करें, उनको फॉलो करने के साथ-साथ जो बाकी पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करें, उसी तरह का कंटेंट बनाएँ, तो आपकी जो कंपनी है या फिर चाहे आपका जो बिज़नेस है, वो ट्रेंड में आना शुरू हो जाएगा। अगर कोई सर्च कर रहा है उससे रिलेटेड तो वो उसमें आना शुरू हो जाएगा और फिर आपकी ग्रोथ शुरू हो। जी, तो आपके हिसाब से नेटवर्किंग कितना इम्पोर्टेंट है ये यूथ के लिए? मैं कहता हूँ यूथ के लिए नहीं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो नेटवर्किंग है, अब मैं तो उसको कहता हूँ कि नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। जितना आपका नेटवर्क अच्छा होगा, जितने आपके दोस्त अहबाब अच्छे होंगे, या जितनी लेकिन हमारे यहाँ एक और बड़ा गैप है। देखिए, आज मैं भी आपके पास बैठा हूँ, आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाया, तो हमारी कहीं न कहीं मुलाकात हुई होगी। कहीं न कहीं हमने एक-दूसरे का नंबर सेव किया होगा और जी, आप फिर हमारा राब्ता रहा, फिर आज आपने मुझे बुला लिया। तो हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा ये कि हम नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं एक-दूसरे के साथ, सेव भी कर लेते हैं। एक दूसरे का स्टेटस भी देखते रहते हैं, लेकिन किसी से काम नहीं ले सकते। लेकिन हमारे यहाँ ये ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिफरेंट लोगों से मिलना चाहिए, डिफरेंट लोगों के साथ बैठना चाहिए, डिफरेंट लोगों के साथ कोई ना कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन जी, सिंपल ये नहीं कि आप स्टेटस देखते रहें लोगों के और उसमें कमेंट करते रहें, नहीं। आप कोई ना कोई उसके साथ डिस्कशन रखें। आप फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप पॉडकास्टर हैं, कुछ भी हैं। तो अगर आपको 10 पॉडकास्टर जानते ही नहीं हैं, तो मतलब कि आप फेलियर है ना। तो अगर आप अपनी फ़ील्ड में हैं, तो अगर मुझे लगता है, अगर आपके 100 से ज़्यादा लिंक्स होने चाहिए, अपनी ही फ़ील्ड में। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मेरा एक पूरा सर्कल होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का, कि मुझे जब भी कोई ज़रूरत पड़े मैं उनसे पूछूँ। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को पता ही नहीं होता, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं कि क्या क्या करना है। यूनिवर्सिटी से जब निकलते हैं तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। वो यूनिवर्सिटी में रहते हुए अपनी नेटवर्किंग बना सकते हैं। जी, लिंक्डइन हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। उसके साथ-साथ डिफरेंट यहाँ पे लाहौर में बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं, बड़े सेशन चल रहे होते हैं। आप उनमें जाएँ, आप अपना कार्ड एक्सचेंज करें, आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएँ, तो लोग फिर ऑटोमेटिक आपसे राब्ता भी करना शुरू कर देते हैं। नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आपकी अपनी पर्सनल उसमें ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़ आपके कुएँ के मेंढक बने हुए हैं, सुबह भी घर, शाम को घर, सुबह 5 बजे जाएँ, 9 बजे, और आपको कोई जानता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है आप कौन हैं। तो जब आप घूमेंगे, फिरेंगे, थोड़ा-सा लोगों के साथ मिलेंगे, जुलेंगे, बैठेंगे, सारी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। तो नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो आपके हिसाब से आप क्या टिप्स देंगे कि वो किस तरह अपने नेटवर्क को बेहतर कर सकते हैं? और आप किस तरह अपने नेटवर्क को बढ़ाते हैं? और क्या उनको इवेंट्स जॉइन करने चाहिए या लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव रहना चाहिए? अच्छा, ये दोनों चीज़ें ही अच्छी हैं। अच्छा, जो मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं ज़्यादातर जो एक्टिव होता हूँ वो दोनों दोनों ही हैं। इवेंट्स भी हैं और साथ-साथ लिंक्डइन भी है।
लिंक्डइन पे मुझे फ़ॉर्स होता है कि मुझे एक फ़लाँ बंदे के साथ कनेक्ट होना है, मैं उसको सर्च करता हूँ, सर्च होने के बाद मैं उसके साथ कनेक्ट होता हूँ। फिर उसके साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन होती है, चाहे वो मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड है, चाहे वो कोई और है। इस तरह से जब इवेंट्स होता है, तो आप देखिए इवेंट्स में मिनिमम 2 से 300 लोग आ रहे होते हैं। जी। तो वहाँ पे भी आप जब जाते हो, आप लोगों से मिलते हो, आप अपना कार्ड दें उनको। आप देखिए मैं भी ऐसे ही करता हूँ, लोगों को अपना कार्ड देते हैं, उनसे हेलो हो जाती है, उनके साथ कोई पिक्चर हो जाती है, तो फिर वो एक सिलसिला चल पड़ता है। आपकी उसके साथ दोस्ती भी हो जाती है, आप एक अच्छा रिलेशन भी बन जाता है। तो टिप्स यही है कि जो भी यूथ है या कोई भी अपनी नेटवर्किंग को बेहतर बनाना चाह रहा है, जो प्लेटफ़ॉर्म है, सो अगर सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं है फेसबुक के ऊपर आप अपने फ्रेंड्स बनाते जाएँ, उनके साथ नंबर एक्सचेंज करें, आप अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाएँ, किसी को फ़ायदा दें, किसी से फ़ायदा लें। उससे अपना बिज़नेस शेयर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, तो वो किसी बिज़नेसमैन के साथ बैठता है, तो उसको अपनी सर्विसेज़ के बारे में बताएँ। अगर उसके साथ उसका लिंक बन रहा है, तो उसको अपने बारे में बताएँ। अगर आप पॉडकास्टर हैं, तो आप किसी से मिलते हो, उसको बताते नहीं हो कि यार मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो आप किसी को क्या पता चलेगा? जी। आप उसको बताएँगे जी मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, सर आप भी मेरी पॉडकास्ट में हैं। तो ये है कि आप जब बात करेंगे, लोगों को बताएँगे, लोगों से मिलेंगे, अपना कार्ड एक्सचेंज करेंगे, कोई भी आप प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर लें, तो फिर आपकी नेटवर्किंग बेहतर हो जाएगी। मैं भी इसको ही फ़ॉलो करता हूँ। तो आपके हिसाब से पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मतलब एजुकेशन गैप क्या है? तो और उसको किस तरह ऑडियंस किस तरह फिल कर सकते हैं मतलब? अच्छा, जो एजुकेशन सिस्टम है ना हमारा पाकिस्तान का, इसको मैं इस तरह से डिफ़ाइन करता हूँ कि पाकिस्तान में 21वीं सदी में 20वीं सदी के लोग 18वीं सदी की किताबें 19वीं सदी के तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो अब ये देखिए कि आप बाकी कंट्रीज़ में देखिए कि कितना एडवांस सिस्टम आ गया है। बच्चों को कंप्यूटर जो है वो दिया जाता है और वहाँ पे सारी चीज़ हो रही है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा जो है वो इतना सा बच्चा है और उसका जो वेट है वो 10 केजी और उसके जो बैग का वेट है वो 15 केजी है। यानी कि बच्चा नर्सरी प्रेप में है या 1 क्लास में है, उसकी 8 किताबें हैं, 8 ही कापियाँ हैं और फिर उसमें होमवर्क डायरी है, फिर पता नहीं क्या-क्या है उसमें। और वो बच्चा स्कूल से आता है, स्कूल से आते ही फिर ट्यूशन चला जाता है, फिर वो होमवर्क भई हम किस सदी में रह रहे हैं, 2025 आने वाला है, हमें अपने सिस्टम को चेंज करना है। और जो आपने बात की ऑडियंस कैसे कर सकती है, देखिए ऑडियंस जब इक्वल सिस्टम होगा एजुकेशन का, यहाँ पे अगर कोई बच्चा जो है वो बीकनोस में पढ़ रहा है, तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही है। अगर जी। बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी उतनी ज़्यादा ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। सो एजुकेशन सिस्टम एक तो अच्छा होना चाहिए, एडवांस लेवल का होना चाहिए, एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। हमारे यहाँ बच्चे को पता ही नहीं होता कि कंप्यूटर चलाना है, कैसे चलाना है या वो जब फर्स्ट सेकंड ईयर में आ जाता है तब वो उसको यूज़ कर रहा था। नहीं, बच्चे को शुरू से ही कंप्यूटर की एजुकेशन होनी चाहिए और उसके साथ-साथ उसको यूज़ करना चाहिए। मुझे लगता है कि सारा सिस्टम ही आपको कंप्यूटराइज़ कर देना चाहिए। उसकी किताबें ऑनलाइन कर देनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। आपको वो सारा जो बोझ है, उसकी उठाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को स्किल की तरफ लेके आ जाना चाहिए। फिर जाके आप अपनी एजुकेशन क्वालिटी को और जब फिर बच्चा जो है वो मार्केट में आएगा तो वो एक अच्छा मैं कहता हूँ कि एक्सपर्ट बन के आएगा। जब उसको आपने फर्स्ट सेकंड ईयर के बाद जाके कंप्यूटर का मुँह दिखाना है और तब आपने उसको लैपटॉप का मुँह दिखाना है, तो वो क्या ग्रोथ करेगा? फिर 4 साल भी उसको आपने बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ाते रहना है और फिर आपने वो पुरानी स्लाइड्स पढ़ाते रहना है। तो ये इंडस्ट्री का और एजुकेशन का गैप एक तरीके से हल हो सकता है कि जो एडवांस चीज़ें चल रही हैं, उनको पढ़ाया जाए और फिर जी। साथ-साथ प्रैक्टिकल जो चीज़ें वो करवाई जाएँ, तो फिर बेहतर हो सकता है और फिर इक्वल निज़ाम तालीम हो। ये नहीं है कि एक स्कूल में एक चीज़ पढ़ाई जा रही है, दूसरे में दूसरी पढ़ाई जा रही है और जब दोनों का लेवल ही एक नहीं होगा, एक बच्चा जो है बीकर हाउस वाला इधर खड़ा है, दूसरा इधर खड़ा है, नीचे वाले को चांस ही नहीं मिलता कि वो ऊपर आए, तो क्या करेगा? गरीब बच्चे माँ-बाप के पास पैसे नहीं है बीकानेर के फीस देने के, वो उसको गवर्नमेंट स्कूल भेज रहा है। वहाँ पे कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, कोई नया एडवांस सिस्टम नहीं है, वो पुरानी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हुकूमत पाकिस्तान को हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। जब वो काम करेंगे, फिर जो है वो बेहतर हो सकता है। फिर इंडस्ट्री का भी और मार्केट का भी और जो पेरेंट्स हैं या जो देखने वाले हैं, फिर जाके उससे फ़ायदा ले सकें। अदरवाइज़ जो है ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब कोई पॉलिसी नहीं होगी तो फिर मसले ही मसले होंगे। तो आपके हिसाब से यूथ को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अपने करियर कंफ्यूजन में फँसे हुए होती है अभी तक? अच्छा, ये बड़ा जो मज़ेदार क्वेश्चन है। हाँ, हमारे यहाँ जो है घरों में वही होता है कि फ़लाँ बच्चे ने ताया के बच्चे ने वो किया था और मैंने भी वही करना है। जैसे अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको मैं भी आपके कज़न देखती हूँ तो उनके अंदर भी हो कि हमने भी पॉडकास्ट करनी है। रेयान जो है वो बड़ा फ़ेमस हो गया यूट्यूब के ऊपर। तो ये जो देखा-देखी है ना, ये बड़ा मसला ख़राब कर रही है। आपको अपने अंदर का टैलेंट देखना है कि आप क्या अच्छा कर सकते हो। मेबी कोई और बच्चा वो मैथ में बहुत अच्छा हो, मेबी एक बच्चा हो वो इंग्लिश में बहुत अच्छा हो, वो उसकी स्पीकिंग पावर अच्छी हो, मेबी वो दूसरा लेकिन हमारे यहाँ एक-दूसरे को देखा-देखी एक डॉक्टर बन रहा है,
तो मैंने भी डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बन रहा है तो मैंने भी इंजीनियर बनना है, एक बंदे ने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली, दूसरा कह रहा है जी मैंने भी वही करनी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप कैरियर प्लानिंग की बात करते हैं, कैरियर ग्रोथ की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को देखना होता है कि मैं कहाँ पे फिट हो रहा हूँ, ठीक है? जी, अब देखिए, मेरा पॉडकास्ट का काम नहीं है, मैं ऐसे ही पॉडकास्ट कल शुरू कर दूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। इसलिए तो कहते हैं हम कि हमें ज़्यादा नाकामियों का, फेलियर का सामना हो रहा है। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, और पेरेंट्स जो हैं स्पेशली, उनको भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, तो फिर उसमें उस बच्चे को इन्वॉल्व करें, उस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उस तरह की उसको किताबें पढ़ाएँ, उस तरह की उसको एनवायरनमेंट दें, तो फिर वो आगे बढ़ेगा। बच्चा जो है वो क्रिकेट में जाना चाह रहा होता है, बाप उसे कह रहा होता है, पेरेंट्स उसे कह रहे होते हैं कि नहीं आप डॉक्टर बनो, तो वो जो फिर डॉक्टर बनेगा ना, फिर वो नकली डॉक्टर ही बनेगा, फिर वो दिल से नहीं बनेगा। इस जी, तरह से हम भी अभी बैठते हैं दोस्तों के साथ, कहते हैं जी मैं बस यार वो वालदैन ने कहा इतना सी, तो बस मैं इस फील्ड च आ गया, अदरवाइज मेरा इंटरेस्ट नहीं सी। उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है। तो जी। पेरेंट्स को स्पेशली देखना ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, और अगर बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, 9th 10th फर्स्ट सेकंड में भी होगा, तो उसको खुद भी होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। वो उस तरह की चीज़ें करे, उस तरह की चीज़ें लर्निंग करे और काम सीखे। मेरे ख़्याल में मार्केट उसका इंतज़ार कर रही होगी, कोई ऐसा मसला नहीं होगा उसके लिए। जी, तो सर आप एंड पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरह आईटी स्किल के अंदर शुरू कर सकते हैं एंड किस तरह अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं? अच्छा जी, जो लास्ट पे आपने कहा मैथ यूथ के लिए, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं देखने वाले, और उन सब के लिए एक ही मैसेज है, अगर आप आईटी स्किल सीखना चाहते हैं या कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आप अपना इंटरेस्ट फाइंड कीजिए, आपका इंटरेस्ट किस में है, और उसके बाद सिंपल और सिंपल है, मैं कहता हूँ यूट्यूब आपके पास एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप यूट्यूब ओपन कीजिए, वहाँ पे वो कोई कोर्स सर्च कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, चाहे वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक्स में है, आपके पास बेशुमार एक लिस्ट आ जाएगी, वहाँ से लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद आप जो उसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगा। जब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा तो फिर आप उसकी एडवांस लेवल की चीज़ें जो हैं वो सीखें, जी, तो आप उसमें फिर एक्सेल कर जाओगे और आप फिर आपको जल्दी जॉब भी मिल जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर मुश्किलात होंगी। डिग्री के साथ-साथ स्किल भी लें, और स्किल के साथ-साथ डिग्री भी करें। ये दोनों चीज़ों का गठजोड़ जो बहुत ज़रूरी है, और स्किल बहुत ज़रूरी है, वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप वो लें, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको उसमें ज़रूर एक्सेल करेगा। जी, सर मेरा ये विज़न है कि स्टूडेंट्स को ये आईटी स्किल सिखाई जाएँ, आईटी स्किल सिखाई जाएँ ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें और पाकिस्तान की इकॉनमी को भी सपोर्ट करें। तो आप मेरे इस विज़न को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपके प्लेटफ़ॉर्म से, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, आपके माशाल्लाह। प्लेटफ़ॉर्म से हम एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। जी, आप जैसे-जैसे बात की कि आपका विज़न है कि आप इकॉनमी को बेहतर करें, आप स्किल्स के ऊपर काम करें। जब आप कहें, आप अपने व्यूअर से हम एक ऑनलाइन कोर्स ज़ूम के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं, और इंशाल्लाह वो हम एक ऐसा कोर्स लॉन्च करेंगे कि जो कि मुझे लगता है लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील कर देगा। और वो जो लोग करना चाह रहे होंगे, आप उनकी रजिस्ट्रेशन कीजिए और मुझे बताइए कब करना है, मैं हाज़िर हूँ, हम इंशाल्लाह उसको मिलके कम क कर सकते हैं। और जी, दूसरा, थैंक यू। आप हम जो यूथ के लिए काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा आप भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हों, आप भी हमें आइडियाज़ दें कि हम मिल के यूथ के लिए क्या काम कर सकते हैं। क्योंकि जी, हमारा विज़न और मिशन एक ही है कि यूथ को एम्पावर करना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना है, और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हो, हमें कुछ आइडियाज़ दें, हमें कुछ बताएँ, कुछ सजेशन दें, हम इंशाल्लाह मिल के काम करते हैं। जी, सर थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और इतने मज़े-मज़े के क्वेश्चन किए हैं, और अ इंशाल्लाह हमारे देखने वाली ऑडियंस है, इनको पसंद आएँगे। जी, वेलकम। उम्मीद है ऑडियंस को भी समझ आई होगी और उन्होंने कुछ सीखा होगा नया। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के अंदर आए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।